नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइन में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। पीएम मोदी की चीन यात्रा खत्म हो चुकी है। बात अगर द्विपक्षीय समझौतों की जाए तो भारत की झोली भरी हुई लगती है। 3 दिवसीय चीन यात्रा में 24 अहम समझौतों के साथ साथ 22 अरब डॉलर के बिजनेस समझौतों पर दस्तखत किए गए हैं और इसे सियासी पंडित नए रिश्तों की शुरुआत मान रहे हैं। मोदी भी अपनी यात्रा के नतीजों से इतने खुश हैं कि उन्होंने चीन से ही ऐलान कर दिया है कि अब रिश्तों की नई इबारत लिखी जा चुकी है और शंकाओं से भरा पुराना वक्त बीत चुका है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। मोदी के चीन दौरे पर हम विस्तार से बात करेंगे और मेहमानों के साथ विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मोदी चीनी भाई भाई। दोस्ती की नई इबारत, दोस्ती का दम, विकास करेंगे हम। दुख भरे दिन बीते रे भैया, आए दिन बहार के। दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। अपने चीन यात्रा के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी का भरोसा काबिले गौर था। जहां अपनी चीन यात्रा को उन्होंने बेहद सफल करार दिया, तो वहीं हाथ में आए समझौते के फहरिस्त और निवेश के भरोसे वे इतना गदगद हुए कि दावा कर दिया कि भारत चीन में दोस्ती की नई इबारत लिखी जा चुकी है और आने वाले दिन बहार के होंगे। जिस हालात में हिंदुस्तान में चुनाव हुआ था, जिस परिप्रेक्ष्य में चुनाव हुआ था, 16 मई को एक साल पहले एक ही स्वर दुनिया भर से सुनाई देता था, एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। पीएम मोदी के भरोसे पर चीन कितना खरा उतर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस बार का चीन दौरा पहले के दौरे से थोड़ा अलग दिख रहा है। चीन का रुख बदला नजर आ रहा है, तो वहीं पीएम मोदी भी 22 अरब डॉलर के बिजनेस निवेश को आखिरी रूप देने में कामयाब रहे हैं। भारत और चीन की दोस्ती की कहानी को नए सिरे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे से शुरू हुआ रिश्तों की गर्माहट मोदी यात्रा के दौरान भी महसूस किए गए। हालांकि दोनों देश ये मानते हैं कि कुछ मामले पर विवाद अभी बरकरार है, लेकिन विकास की बयार में बहने के लिए दोनों देश इसे बेड़ी बनाने को तैयार नहीं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि कागजों पर आई गर्माहट भविष्य की दोस्ती को और कितना मजबूत कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा खत्म हो चुकी है। इस चीन यात्रा के दौरान कई अहम समझौते हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया। क्या वाकई में ये हुआ है और क्या आर्थिक सहयोग की दोनों देशों के बीच आधारशिला रखी जा चुकी है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश पांडे जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जगदीश नेगी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी पुष्परंजन जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, लाइन आपने भी सुनी है, कि दुख भरे दिन बीते रे भैया। बीत गए?
वो तो उनका जुमला था, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। आज जिस तरह का शो था वो फिर वही चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं, जैसे मेडिसिन स्क्वायर की कंटिन्यूटी जैसा शो था। आज भी जैसा लग रहा था उनकी जो चुनाव में जीत हुई थी उसका जश्न मनाया जा रहा हो। एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे आप साथ साथ बयान, कई तरह के बयान उन्होंने दिए थे कि एक कोई भी दाग नहीं लगा हमारी सरकार पे, हम बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं, किसी तरह का आरोप नहीं हमारी सरकार पे। यानी इशारे इशारे में आप अपने पूर्ववर्ती सरकार की भी आलोचना चीन में कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पता नहीं कितना लोग पचा पाएंगे आगे चल के। कूटनीति में आपकी भाषा लोग चीनी जो हैं बहुत गहराई से, बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री जो मेरे पड़ोसी और ताकतवर देश है, कॉम्पिटिटर है, वो किस तरह से क्या बयान दे रहा है, उस बयान के अर्थ क्या क्या हैं। तो उसकी समीक्षा भी वहाँ कर रहे हैं लोग, बहुत गहराई से करते हैं चीनी, कि किस तरह के समीकरण हैं क्या। क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय भी कई लोगों ने ये टिप्पणी की थी कि इनको तो विदेश नीति की समझ नहीं है, इनको क्या करना है विदेश में इसकी कोई भी समझ नहीं है। तो ये सच था, मतलब इस सच्चाई को मैं अभी आपके सामने स्वीकार करता हूँ। मैं गुजरात जैसे छोटे से प्रदेश में मुख्यमंत्री था और फिर वहाँ से पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में मुझे घूमना पड़ रहा है और भारत का नेतृत्व करना पड़ रहा है। तो सच्चाई ये थी कि जो उस समय मेरी आलोचना हुई थी वो बात भी सच थी। तो बड़ा अजीब लगता है कि आप अपने आप को एक ताकतवर देश का ताकतवर प्रधानमंत्री एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को। ये भी ठीक नहीं लगता है कि आप इतना भी सच न बोलें। अब पता नहीं, अगर वही विदेश नीति की कल्पना है, परिकल्पना है कि हम रोड शो जैसा कुछ करेंगे, हम बड़े बड़े, देखिए सच्चाई है कि आपने स्टेपल वीज़ा अनाउंस कर दिया। स्टेपल वीज़ा के बदले में आपने क्या अनाउंस किया है वहाँ पर? ई वीज़ा आप अनाउंस करके आ रहे हैं। चीन ने तो ई वीज़ा के अनाउंस नहीं किया। ये तो रेसिप्रोकल होना चाहिए ना, दोनों तरफ से होना चाहिए कि चीन भी आपको वैसी ही सुविधा दे। तो आपका अरुणाचल का जो मतदाता बैठा पीएम हुआ मोदी है, ने कल कहा इस बारे में कि बदलना होगा चीन को। ये 3 मुद्दे हैं, बदलना होगा तो आप पहले शर्त रखें विवाद ना। है, ये स्टेपल वीजा का मुद्दा है, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात भी साफ कर दिया आप अपनी शर्त चीन को रखें ना अपनी पहले। सोच बदलनी होगी, थोड़ा बदलाव लाना होगा, तभी कुछ संभव नहीं, वो आग्रह का भाव था। वो भाव ऐसा नहीं था कि हम दोनों बैठे, कुछ आप दें कुछ हम दें, ये भाव नहीं था। आप हर बात ये कहें कि हम सीमा विवाद बहुत जल्दी सुलझा लेंगे, वो बहुत जल्दी कब सुलझा लेंगे, है ना? क्या उसका फॉर्मेट क्या है? ठोस समझौता नहीं हुआ इसको लेकर। मुझे नहीं लगता है। ये 24 समझौते हैं, इस 24 समझौते को गौर से देखिए। सबसे बड़ी बात है कि आप स्टेपल वीजा आप स्वीकार कर रहे हैं और उनको ई वीजा दे रहे हैं। क्या मतलब है इसका? आपका कश्मीर का जो मतदाता है, जो अरुणाचल का मतदाता है, वो क्या सोचता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री गए हैं? देश की अस्मिता की भी बात है। ये बड़े बड़े शो करने से अस्मिता नहीं। पीएम का ये मानना है कि कहीं से सकारात्मक शुरुआत तो होगी तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। वो तो दिखना चाहिए ना। आप निवेश हर जगह जा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, लेकिन चीनी निवेश, हम तो आगे बातचीत करेंगे कि उसकी सच्चाई क्या है निवेश की। क्योंकि जब शी आए थे यहाँ पर 9 महीने हो गए, 20 अरब डॉलर के निवेश की बात हुई थी। बिल्कुल। कितना अरब डॉलर निवेश हो चुका अब तक? इस 9 महीने की समीक्षा कीजिए। चीन ने मुश्किल से 1.25 अरब डॉलर डाला होगा, बहुत खोजने पर पता चलेगा। मुझे 22 अरब डॉलर अब है ना। अब फिर 22 अरब तो खाली बयान। ये सवाल पूछा गया था, तो जवाब मिला, पुष्प पुष्परंजन ये सवाल पूछा गया था, जवाब मिला कि ये कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें वक्त लगता है। तो आप पहले एजेंडे को साफ कीजिए ना। आपने पहले जो कमिटमेंट किया है उसको तो क्लियर कीजिए, फिर आगे बढ़िए। आप तो हर साल जाएं चीन या वहां का कोई आए 20-20 अरब डॉलर का अनाउंसमेंट करते रहिए। पता चलेगा आप 3-4 साल में 60-70 अरब डॉलर निवेश की घोषणा कर चुके हैं। और सच्चाई ये है कि 5 अरब डॉलर भी निवेश नहीं हुआ 5 साल में। ठीक है, जगदीश नेगी जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं चीन की यात्रा को? क्या इसको आप सक्सेस मान रहे हैं? 24 समझौते और ये 22 अरब डॉलर का निवेश। इसमें सवाल यह है कि इंडिया को मिला क्या है, हमें वो देखना होगा। जैसे अभी पुष्पेंद्र ने कहा कि हमें स्टेबल वीजा पे हम बात नहीं कर पाए, हम उनको अपने दबाव में ले ही नहीं पाए। हम किसी बात पर उनको समझौते के उस पॉइंट पर ला ही नहीं पाए कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर से जो है वो अपनी जो रेल लाइन बिछाने की बातें कर रहे हैं, जो सड़क लाइन जो है बंदरगाह तक ले जाने की बात कर रहे हैं, उसे रोकने में हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। स्टेबल वीजा वो अपनी जगह पर खड़ा है। सीमा विवाद बहुत लंबा मुद्दा है उसने, लेकिन कम से कम वहाँ पे जब हम एक
भाईचारे की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो जो है मोदी चीनी भाई भाई के जब नारे आप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां से कुछ मिलना चाहिए ना। हिंदुस्तान का जो व्यापार घाटा उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले साल में 100 करोड़ रुपए का जो है हमारा इंपोर्ट हुआ है चीन से, और हमने कुल 14 जो है 100 करोड़ रुपए का जो है एक्सपोर्ट किया है। तो डिसबैलेंस कितना बड़ा है वो। और चीन से हम सारा जो है उनका फिनिश गुड्स यहाँ मंगा रहे हैं, और यहाँ से हम सारा का सारा जो है रॉ मटेरियल उनको दे रहे हैं। हमारे पास, हमारे यहाँ से क्या जा रहा है, जबकि आईटी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, उनको आईटी टेक्नोलॉजी चाहिए, हम वहाँ पर उनको दबाव बना करके अपना आईटी टेक्नोलॉजी वहाँ दे सकते थे। उल्टा ये हो गया कि हिंदुस्तान के जितने आईटीज हैं ये सब उनके जो है डीलर बन के बैठ गए कि उन्हीं के बने हुए माल को बेच रहे हैं, और वो सारा का सारा जो है हमारा जो है सिस्टम जो है उल्टा हो गया, डिसबैलेंस हो गया। और ये डिसबैलेंस बना रहेगा। वहां पर समझौते जब होते हैं, लेन और देन होना चाहिए। आप कितना दे रहे हैं, हम कितना ले रहे हैं, हमारा कहीं तो बैलेंस हो। आप भाई साहब ने जैसे कहा कि इन्वेस्टमेंट की जब आप बात कर रहे हैं, पीछे जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें कुछ तो पहले बता दो कि भैया पिछला जो करार हुआ था इतना अरब अब तक लग चुका है, और इसमें ये ब्लूप्रिंट है, और ये नया है, ये इतने साल में इसका प्रोजेक्ट्स आएंगे। अब खाली समझौते कर देने से कुछ नहीं होगा। देश को एक मजबूत स्थिति में आज एक प्रधानमंत्री हैं, बहुत सशक्त जो है उनकी स्थिति है, और चीन के जो राष्ट्रपति उनकी भी बहुत सशक्त स्थिति है। ये चाहे तो कुछ भी समझौते करके एक शांतिपूर्ण वातावरण दोनों देशों के अंदर ला सकते हैं, और इनको अगर इनकी इच्छा शक्ति हो और वो दबाव बना सकें तो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, जगदीश नेगी जी, सीमा विवाद की बात हुई है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विदेश सचिव ने अपनी बात हुई, सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीमा विवाद की बातचीत के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं है, ये समस्या बहुत गंभीर और जटिल है, इसे डेडलाइन तय कर नहीं सुलझाया जा सकता। ये बात आप भी समझ सालों से चली आ रही है। इसके लिए अगर हम ये कहें कि ये इस तारीख को सुलझनी चाहिए, क्या पॉसिबल है, क्या दिखता है आपको? नहीं, हम भी मान रहे हैं कि बहुत पुराना मुद्दा है, और आज तक इन दोनों देशों के नेताओं को नहीं पता कि लाइन कहां पर है, किस पे समझौता कहां पे होना चाहिए। और एक चीज और आप यथार्थ को समझेंगे कि नेहरू जिस टाइम एक सशक्त स्थिति में आ रहे थे, वर्ल्ड के अंदर नेता बनने जा रहे थे, चीन ने उनको अपने घेरे में लिया, और उस टाइम भी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे, और नेहरू को डंप करके रख दिया गया। आज वही मोदी जी की हालत है कि मोदी जी सशक्त नेता हिंदुस्तान के बनके पूरे वर्ल्ड में जय छाने जा रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि इनको भी स्थापन किया जा रहा हो मोदी जो है नेहरू की तरह, कि ये जो है राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय उसमें अपनी छवि न बना सके। ठीक है, इन विवादों का हम लोग जानते हैं कि इतनी जल्दी समाधान नहीं होगा, लेकिन जो सोच मोदी लेकर चले कि व्यापार का रास्ता तो निकालना होगा कहीं से। व्यापार तो उन्होंने जापान से भी किया था, 20 साल तक जापान को बेवकूफ बनाते रहे, लेकिन आज क्या कि जापान के टापू के उसका झगड़ा हो रहा है, उनका कुछ भी नहीं हो रहा, वो व्यवस्था वहीं पर है। चीन जानता है कि उसे सशक्त कैसे रहना है, चीन जानता है कि उस आर्थिक स्थिति में कैसे मजबूत अपने आप को बनाना है, और वही कारण है कि चीन जो है व्यापार के रास्ते से लोगों को उलझा कर रखता है, करता कुछ नहीं है। वो आपको कुछ दिनों में पता लग जाएगा, क्योंकि सवाल वहां पर है कि हमारी इच्छा शक्ति क्या है। वाकई में अपन पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाने रखना चाहते हैं तो दिल खोल के बात होनी चाहिए। मैंने जो पहली बात में कह रहा हूं, इस टाइम अगर दोनों नेता चाहें, दोनों की स्थिति बहुत मजबूत अपने देश के अंदर, ये बहुत मजबूत स्थिति में है हमारे प्रधानमंत्री और उनका राष्ट्रपति बहुत मजबूत स्थिति में, वो चाहे तो कोई भी फैसला हो सकता है। राकेश पांडे जी, क्या आप भी यही मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात मजबूती से वहां नहीं रख पाए? एक तो अगर आप अमेरिका में जो भाषण दिया था उन्होंने और जो एक भाषण आज दिया, दोनों में प्रधानमंत्री जी की हमारे बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, जिस प्रकार आज जो एक देश के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार अपनी बात रखनी चाहिए थी, वो एक मतलब थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वो शायद एक गरिमा, प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं थी जिस प्रकार का भाषण उन्होंने उस चीन में दिया। क्योंकि चीन एक हमारा प्रतिद्वंदी देश है, हम कहने के लिए भले मित्र हों या जो वहाँ प्रधानमंत्री जी गए हों, चाहे व्यापारिक रूप हो चाहे एक सामरिक आप मुद्दे में समझें, दोनों तरह से हमारी प्रतिद्वंदिता है चीन के साथ। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार जाकर एक तरह से भारत की ही निंदा की है, मैं कहूँगा अगर वो ये कहते हैं कि हम दुख भरे दिन बीते रहे भैया, सुख भरे दिन आए की बात नहीं कर रहे हैं, दुख भरे दिन बीते रहे भैया, आपको इस बात को चीन में जाकर कहने की क्या जरूरत है? क्या कोई चुनावी भाषण दे रहे हैं आप? यानी आप दुखी थे? हाँ, आप दुखी थे, मतलब खुद मुख्य एक देश का इतने साल रहा मुख्यमंत्री व्यक्ति जिसको इस देश में प्रधानमंत्री पहले इसका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी चूंकि एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं और चतुर हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अमेरिका जाकर, चीन में जाकर वो भारतीय समुदाय के लोगों को अलग करके मिलते हैं। पहले आप स्ट्रेटजी देखिए, पहले समझिए कि वो भारतीय समुदाय के लोगों को जाकर अलग मिलते हैं प्रत्येक देश में। उसके पीछे रणनीति है जो कि भाजपा की अतिरिक्त किसी पार्टी में कोई संगठन नहीं है कि जो जाकर विदेशों में भी कार्य करता हो। इनके पूरे विदेशों में एक संगठन है, संगठनों की बुरी बात नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि किस पर है?
जो मैं विश्लेषण कर पा रहा हूं, ये दृष्टि उनकी जो प्रवासी भारतीयों को वो वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, जो एनआरआईज को प्यारीज को वोटिंग मताधिकार की बात चल रही है धीरे धीरे, जो कि कोई और पार्टी नहीं कर पा रही है। मोदी एक आज भी अपने उस मिशन के में लगे, मेरी समझ है, क्योंकि वो जाकर उन अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की बात तो करते हैं, लेकिन उसके साथ उसी चाशनी में लपेटकर वो साथ साथ भारत की आंतरिक समस्याओं को, भारत जिन बातों को विदेशी मंच से नहीं करना चाहिए, वो एक प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं शोभा देती हैं कि दुख भरे दिन बीते रे भैया। एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर आप चीन जैसे देश में खड़े होकर कहें और वहां पर जाकर आप भारत की इस कमजोरी को बताते हैं, मुझे लगता है कि ये एक पार्टी का एक प्रतिनिधि बोल रहा है, ना कि देश का प्रधानमंत्री। वहां पर जो भारत के लोग हैं उन देशों में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्यार मिल रहा है, इसके क्या मायने निकालेंगे? क्या उनको समझाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो आप इस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको विशेष बताता हूं। मैं ये आप शायद आपको जानकारी हो, किसी भारत की एक जो भारतीय जनता पार्टी है जो कि संघ से जुड़ी है, उनका पूरे विश्व में संगठनात्मक ढांचा है, पूरे विश्व में। और वो जाकर पूरा ऐसे नहीं कि कहीं पे जुट जाते हैं, उनके अगर वो एक पूरा प्रवासी विभाग है जो कभी कांग्रेस में नेहरू जी के समय में हुआ करता था, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में विदेश विभाग तो है, प्रवासी भारतीय विभाग नहीं है, लेकिन वहां पर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में इसके ऊपर बाकायदा काम होता है, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, संघ के लोग, संघ, हाँ उसमें है। तो ये मैं कह रहा हूं कि इसमें बुराई नहीं है, लेकिन एक उनकी रणनीति के तहत भी ये कार्यक्रम होते हैं ताकि वो प्रवासी भारतीय जो जिनको मताधिकार देने तो रणनीति में बुराई क्या है? ये तो बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तो हर राजनेता बनाता है। इसमें कोई बुराई नहीं, बुराई ये कि उस मंच से, अंतरराष्ट्रीय मंच से आप जाकर अपने देश की छवि के बारे में ऐसी बात न करें कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, और आप सुख भरे दिन आयो की बात नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि चीन को समझना होगा। अगर मैं अभी पिछले दिन शंघाई में था, अगर जिस शहर की पूरी उम्र अभी शायद वो 40 से 45 साल है, आज हमको देखकर शर्म आनी चाहिए कि हम वो देश का विकास नहीं कर पाए। अगर मुख्यमंत्री जी हमारे गुजरात के रहे हो, क्या आप अहमदाबाद का कर पाए? क्योंकि परिकल्पना, चीन से हमें बहुत कुछ सीखना है। मैं कहता हूं कि हमें जो चीन से सबसे बड़ी बात है, अगर आपको गौंजाऊ चले जाएं, गौंजाऊ उनका औद्योगिक शहर है, गौंजाऊ आप चले, मैं पिछले कुछ वर्ष पहले गया, तो जितने बड़े गौंजाऊ के मॉल हैं, जितने बड़े वहां के, हम कह रहे हैं कि हम उतनी बड़ी कल्पना में नहीं कर सकते कि हमारे, हाँ इतने बड़े बड़े मॉल हैं वहां पर। तो हमें चीन से जो सीखने की जरूरत है, शायद संसाधन तो ईश्वर ने भारत को भी संपन्न कर दिया है और हम बना लेंगे, लेकिन जो सोच है, जैसे जो चीन की, मैं ये देखता हूं कि एक बहुत बड़ी सोच, जब कोई चीज कार्यक्रम करता है, जैसे वहां पर आर्थिक मेले लगते हैं गौंजाऊ शहर में, जैसे हॉस्पिटलिटी का, मेडिकल का, एक वहां पर इस तरह हर वर्ष में महीनों के हिसाब से मेले लगते हैं। उनके जो, जैसे हमारे यहाँ क्या है, एक प्रगति मैदान है, इतने बड़े उनके आयोजन स्थल हैं कि हम इसकी कल्पना भी एक आम भारतीय नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि पहले हमें और संसाधनों समझौतों से क्या लाभ होगा मैं नहीं जानता, लेकिन हमें उस सोच को भी चीनी समझना होगा कि हम भी अपने देश का विकास उसी प्रकार करें जिसका कि, जैसे कि आज वहां पर शंघाई में जिस हॉल में प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ है, ये इस प्रकार के हॉल हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते हैं? तो मुझको लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, संसाधन हमारे पास है, लेकिन जो सोच कि हम अपने देश का विकास करें, बाकी जो समझौते हुए 24 उसमें क्या निकलेगा, जैसे पुष्परंजन जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि अभी हम इस प्रकार की स्थिति आ गई है कि हम कोई ठोस इस पर कह पाए कि भारत को क्या प्राप्त होगा। दे हम भले दें, क्योंकि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा अंतर है दोनों देशों में। ठीक है पुष्परंजन जी, एक स्टेटमेंट में आपको पढ़ के सुनाती हूँ, क्या इसके बाद भी आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात नहीं रख पाए? 24 समझौते हुए, हस्ताक्षर हुए, उसके बाद मोदी ने कहा कि अगर रिश्तों को मजबूती के साथ आगे ले जाना है तो चीन को कुछ मुद्दों पर अपने नजरिए पर नए सिरे से सोचना होगा। मोदी का इशारा पीओके में चीन के दखल, स्टेपल वीजा और सीमा विवाद की तरफ था। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सवाल और पूछा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आर्थिक गलियारे के नाम पर 46 अरब डॉलर का निवेश आप क्यों करना चाहते हैं? देखिए, एक विरोध प्रकट करना और एक सलाह देना, एक विनम्र तरीके से बात करना, दोनों में बहुत का फर्क है। जब जब हमारा कोई नेता अरुणाचल गया है, चीन ने बहुत ही कड़ा विरोध प्रकट किया है। अभी एक एक्सरसाइज होने वाला है अक्टूबर मई में, हर साल होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, अमेरिका ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं। उसमें जापान को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इस पर पीएमओ में अभी मंथन चल रहा है, उसे टाला गया। बल्कि इसी तरह से 1 साल पहले और उससे और 2 साल पहले जापान को वहाँ नहीं जाने दिया गया।
मतलब उस समय भी कमजोर लीडरशिप थी। चीन के विरोध, चीन ने कहा नहीं ये गलत हो रहा है, आप जो कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में, हमें इस पे आपत्ति है, हमारी सुरक्षा को आंच पहुंच रही है। उसकी आपत्ति पर इतना ये दुबक गए कि नहीं जाने दिया उसे, फिर जापान को टाल दिया गया। इस बार भी यही होने जा रहा है। अक्टूबर में आते आते अगले महीने ये क्लियर हो जाएगा। 2 तारीख को नितिन गडकरी को मिलना था परम पावन दलाई लामा से, इसी 2 मई को, लेकिन उस मुलाकात को टाल दिया गया कि आप अभी मत जाइए मिलने के लिए, क्योंकि चीन को इसे लेके आपत्ति है कि दलाई लामा से एक राष्ट्रीय सत्ताधारी पार्टी का नेता क्यों जाके मिले। तो आप उसकी जरा सी आपत्ति पे आप दुबक जाते हैं, आपकी हिम्मत नहीं होती है बोलने की। ये विरोध होता है। मोदी जी जो कह रहे हैं उसका विरोध का स्वर उसमें और बहुत का अंतर है। आग्रह और विरोध 2 अलग अलग चीजें हैं। मगर दलाई लामा को लेकर चीन पहले से विरोध करता रहा है, लेकिन क्या भारत झुका है कभी? शरण तो दी गई है दलाई लामा को। चीन तो पहले से चाहता था कि कहता रहा कि भारत ना शरण दे, अलग हो जाए, इससे बिल्कुल वो हो जाए, लेकिन भारत ने ऐसा कभी किया नहीं। तो शरण, वो ताकत जो है सिर्फ भारत से अकेली ताकत नहीं है, पूरा पश्चिमी जगत, अमेरिका, CIA सबकी ताकत उसको मिली हुई है, इसलिए वो है, वो अलग कहानी है। कहानी से हम भटक जाएंगे। यहाँ क्या है कि बौद्ध धर्म का एक सहारा चीनी बौद्ध धर्म और दलाई लामा का बौद्ध धर्म, दोनों में टकराव शुरू हो गया है। चीन धीरे धीरे, और मोदी जी जहां जहां जा रहे हैं, जिन जिन मठों में गए, वहां के जो बौद्ध जो लामा हैं, जो चीन के सरकारी लामा हैं, उनको एक तरह से जिस तरह का वो नतमस्तक थे हमारे प्रधानमंत्री, वो साफ साफ लग रहा था कि उस धीरे धीरे दलाई लामा का जो बौद्ध धर्म है वो हाशिए पर चला जाएगा। आप देखिएगा वो समय आ रहा है बहुत जल्दी। ये नेपाल में भी हुआ। जब नेपाल में आज 20,000 वहां पर तिब्बती हैं, हिम्मत नहीं कि आप विरोध प्रकट करें कहीं भी। जब कोई चीनी नेता आता है उनको सीधा आइसोलेट किया जाता है। वही हालत यहाँ भी होने जा रहा है। जब शी आए थे तब भी वो हालत यहाँ पर कमोबेश हो गई थी, और आगे भी उस तरह से। तो सवाल है कि स्वर को दबाने की बात है। आप वहां पर गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, भारत जैसे देश, ताकतवर देश को के नेता हैं आप वहां पर। क्या शी कभी गए हैं इस तरह से शो किया है? शी ने जिस तरह का शो ये किया है इन्होंने। दूसरा नंबर, वाजपेयी भी चीन गए थे, और भी हमारे पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री चीन गए हैं या दूसरे देशों की यात्रा करते रहे हैं। क्या इस तरह का आप बार बार क्यों पका रहे हैं जनता को? इसी तरह का शो आप दिखा के क्यों आप लोग उबने लगेंगे? एक समय आएगा कि लोग इसे देख के उबने लगेंगे। ऐसे शो एक आध बार चल जाता है, चलिए भाई रास रंग ये सब चीजें चल जाती हैं, लेकिन कूटनीति में रास रंग नहीं, गंभीर बातें होनी चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। अब आपको बताऊं, अब आपने उनके उसको बताया तो कितना फर्क है, ये इसकी समीक्षा भी बहुत जरूरी है। 2014 में जो व्यापार हुआ है चीन और भारत का, वो कुल व्यापार है $70.65 अरब। 2014 की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर की, तकरीबन 71 अरब। और भारत से जो वहां चीन को निर्यात हुआ है वो है $16.41 अरब। और चीन से जो भारत आया है सामान वो है $54.42 अरब, यानी $37.8 अरब का फर्क है। इस फर्क को, इस 24 समझौते जो हुए हैं या 22 समझौते होने जा रहे हैं या 26 होने जा रहे हैं, उसमें कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जिससे लगता है कि इतना बड़ा गैप जो है उसको पूरा कर लेगा, जो भर जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सिर्फ रोड शो करने से और बड़े बड़े भाषण देने से नहीं पूरा होने वाला है। वो बहुत गहराई से चीनी इसका अध्ययन करते हैं। एक और ये आंकड़े के अलावा एक और काम जो चीन कर रहा है वो है प्रोजेक्ट पर। चीन काम करता है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट पर। $60 अरब का प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया भारत में, उसको एग्जीक्यूट करना है इसी साल। यानी एक तरह से ये खोखला कर रहा है इस देश को चीन। इस गहराई को कौन समझेगा, कौन नेता समझेगा? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी उनकी समझनी होगी, बिल्कुल समझनी होगी। वो एकदम जिस तरह का चेस खेल रहे हैं वहां पर, उस चेस को समझने के लिए बहुत पारंगत लीडरशिप चाहिए इस देश को। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या चीन शांत और सभ्य शेर है? जिस तरीके से चीन अपनी चालें चलता है और समझौते भी हुए हैं और निवेश की बात भी आई है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई टाइमलाइन है कि कब तक ये हो जाएगा? क्योंकि समझौते पहले भी हुए हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतरे हैं। सवाल ये उठ रहा है, प्रश्न ये उठ रहा है। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि चीन यात्रा मोदी की कितनी सक्सेस रही है, भारत को क्या मिला। एक छोटा सा ब्रेक फॉर ऑल नॉट। दुख
दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीते रे भैया। आए दिन बाहर के हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से अपनी खुशी जताई है कि दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक संकेत उभर कर आया है कि रिश्ते अच्छे होंगे, आर्थिक रिश्ते अच्छे होंगे। हालांकि कुछ विवाद हैं और यह भी कहा गया है कि उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, वक्त लगेगा, लेकिन व्यापार का एक रास्ता निकला है। क्या वो दिखाई दे रहा है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत को क्या मिला है, सबसे बड़ा सवाल यही है। जगदीश नेगी जी, ये जो निवेश की बात है कि जब शी जिनपिंग भारत आए थे तब 20 अरब डॉलर का निवेश का ये समझौता हुआ और अब 22 अरब डॉलर का, तो क्या आपको लग रहा है कि ये धरातल पर नहीं उतरेगा? क्योंकि एक बात है, कुछ वक्त लगता है, थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए इन चीजों के लिए। क्या हम इंतजार करने की स्थिति में हैं या फिर ये मानकर चलें कि मात्र समझौते ही हैं? नहीं, हम नेगेटिविटी में हम भी नहीं जा रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि अगर समझौते हुए हैं उनमें अमल होगा, लेकिन होगा कब, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। किस तरह से कोई डेडलाइन कहीं बनी नहीं है कि कब कौन से प्रोजेक्ट में कहाँ प्रोजेक्ट बनेंगे, उसका कब उसका जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आएंगे, क्या उसका फाइनलाइजेशन होगा। दूसरा, हम टोटल चीन से हम एक किस्म से कर्जा ही ले रहे हैं ना। हमारे पास जो है, आप खुश हो रहे हैं कि 40 अरब डॉलर का बात कर रहे हैं हमारे देश से जाएगा। वो किन प्रोजेक्ट्स के लिए, क्या हमारे पास वो अक्षमता अपने आप में नहीं है कि हम कभी जापान से समझौता कर रहे हैं, किसी भी से कर रहे हैं? क्या वो मैन पावर हमारे पास नहीं है? हम अपनी उस पूरी जो हमारी क्षमता है उनको उभार के सामने क्यों नहीं लाना चाह रहे? हम क्यों डिपेंड हो रहे हैं पूरे दूसरे राष्ट्रों पर कि हम चाइना से, उससे जापान से कह रहे हैं कि हमारे ये व्यापारिक घाटे की बात कर रहे हैं शायद, जो चीन नहीं, व्यापार घाटे के अलावा आपने उसका बॉम्बे से अहमदाबाद के ट्रेन की बात हुई, तो फास्ट ट्रेन के लिए उससे जापान से समझौता हुआ। अभी एक मेरे ख्याल दिल्ली से कहां तक का इन्होंने नागपुर तक का एक समझौता और करा है। सवाल यह है कि हम पहले देश की दो स्थितियां हैं। क्या इस देश में आम आदमी को आम ट्रेन उपलब्ध है? लोग छतों में जा रहे हैं, आपने देखा होगा छत भर भर के जाती हैं, हम उनको आम सुविधाएं नहीं दे पा रहे। हम फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं। पहले हमें पटड़ी पे लाना होगा देश को, अभी देश पटड़ी पे नहीं आया। आप एक सक्षम स्थिति के अंदर हैं। इस टाइम बीजेपी के पास पूरा बहुमत है, उसे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत है नहीं, और वो चाहे तो देश को पटड़ी पे ला सकते हैं। और पटरी पर कब आएगा? जब व्यापारिक घाटा कम होगा। हर चीज में है, हम अपने बैलेंस। आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये अपना बयान दिया, बयान सामूहिक बयान अगर आता, एक समझौता जिस तरह होता है और दोनों नेता सामने आके कि हाँ इन मुद्दों पर फैसला हो गया और इन मुद्दों पर हम जो है विचाराधीन है और हम वादा करते हैं हम इनको सॉल्व करेंगे। मोदी जी का अकेले बयान से हमें क्या लेना है? क्या वहां के राष्ट्रपति ने उसमें सहमति जताई है? वो नहीं जता रहे हैं और हम सब हम खुश हो रहे हैं। दूसरी बात, हम दुख भरे दिन वहां के लिए हम कहां दुखी थे? कौन कह रहा है हिंदुस्तान दुखी है? हिंदुस्तान का आज एक सब्जी बेचने वाले के पास मोबाइल है, एक रिक्शे वाले के पास मोबाइल है। हाँ बहन जी आ रहा हूँ, वो अगर फोन करता है तो लेने वहां पहुंच जा रहा है। सब्जी वाला कह रहा है मैं पीछे की गली हूँ, बहन जी आपकी गली में आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है, देश आगे बढ़ रहा है। हाँ कुछ कमियां रही हैं, वो कमियां हम अंदर जाके सुलझाएंगे और जिन्होंने गलतियां की हैं वो बाहर हो चुके हैं।
तो आप तो आज मजबूत स्थिति में हैं, आप उस मजबूती का फायदा उठाइए, लेकिन देश को बाहर जाके नंगा मत कीजिए कि जिस तरह से हर जगह जाकर के एक पॉलिटिकल भाषण देने का उससे आपकी गरिमा कम हो रही है प्रधानमंत्री। उससे हमें ये देखना होगा, हमें भी अफसोस होता है कि एक मजबूत आदमी को हम सामने देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं आज भी एक वो जो एक रस्सी पर चलने वाले मदारी की तरह उसमें अपना आपको डिसबैलेंस होने से खतरे से डर रहा है और बार बार उन्हीं पॉइंट पर लाने जाए, वो जरूरत नहीं है। आज देश एक विकास की दिशा चाहता है और व्यापार घाटा कभी भी नहीं होना चाहिए, जिससे आप आज की स्थिति में आप एक सक्षम स्थिति में थे कि आप ये तय करते कि भाई ये सामान हम आपसे लेंगे और आप हमसे ये सामान लेंगे, बैलेंस होना चाहिए। वो कहीं प्रतिबद्धता नहीं दिखाएंगे। यहां से रॉ मटेरियल जाएगा, वो तो ब्रिटिश वाले भी करते थे। जब हिंदुस्तान गुलाम था तो ब्रिटिशर क्या कर रहा था, लंका शहर यहां से सारा रॉ मटेरियल कॉटन यहां से जाता था, वहां से बने बनाए कपड़े हिंदुस्तान में आ जाते थे। तो आज भी हम उसी स्थिति में खड़े हैं। हम अपने आप को मजबूत स्थिति में कब लाएंगे, जब तक हम अपने आप को पहले से कहेंगे हम हमारे साथ बहुत दुखी हैं, हम हमारे दिन बहुत दुखी थे। कहां पे दुखी हैं, कोई दुखी नहीं है। आपको ये कहना है कि यस यहां तक हम चल पड़े हैं, अब अगला कदम हमें उठाना है। महात्मा गांधी का वो सपना पूरा करना है कि जो आखिरी कतार में बंदा जो खड़ा है, वो जब तक आपके विकास की कड़ी आगे तक नहीं आ जाए तब तक आपको विकास को गाड़ी को चलाना होगा। और मोदी जी को इस बात को समझना होगा कि किसी भी देश में जाएं, जब हर जगह जा रहे हैं, आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां से प्रौद्योगिकी लाने को उसकी बात कर रहे हैं, हम अपने को हम दे क्या रहे हैं, हम तो पूरे वर्ल्ड से पैसा कर्जा ले लेके हम हिंदुस्तान को खड़ा करने की बात कर रहे हैं। हमारे पास सक्षमता नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर आज अमेरिका के अंदर, बड़े बड़े इंजीनियर बाहर काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिशें कर रहे हैं, क्या वो आपको साकार होती नजर नहीं आ रही हैं? हमें तो अभी नहीं दिख रहा कहीं भी। आप चाइना सबसे हिंदुस्तान के एक तो टैक्सेशन पोजीशन इतनी है, चाइना में जितना प्रोडक्शन हो रहा सारा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के बाजार फटे पड़े हैं आपके चाइना के प्रोडक्शन से। अभी हम बता रहे कि एक जगह हम जो है वो सर्कुलेशन मशीन लेने जा रहे थे, हमने कहा नहीं यार हमें चाइना का मॉडल नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ चाइना का जो माल इतना खराब आता है, हमें उस पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं था। बोले सर नहीं ये चाइना में बनता है क्योंकि चाइना में टैक्सेस कम है, वहां पे ये सुविधाएं दी जाती है, वहां पे मैन पावर सस्ती है, वहां हम बना रहे हैं। लेकिन गारंटी हमारी है कि हम 3 साल तक ये जो साइक्लिकल मशीन है ये खराब नहीं होगी, हम इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो वो स्थिति है। राकेश जी, क्या आप मानकर चल रहे हैं कि हाँ ये बात सच है कि 2001 से और 2002 में ये जो व्यापारिक घाटा था तकरीबन $1 अरब था, जो कि अब 2014 में बढ़कर तकरीबन $38 अरब हो गया है। मान रहे हैं कि ये व्यापारिक घाटे को संतुलन करना बहुत जरूरी है? निश्चित रूप से देखिए, जो चीन के साथ और हमारे जो एक व्यापारिक ये प्रतिद्वंदता मैं शब्द प्रयोग करूंगा जिसका जिक्र अभी आपने किया। पहले मुझे कुछ वहाँ की जो इंडस्ट्री वहाँ जाने का मौका मिला है, मैंने जो पहले भी कहा था उस सोच को समझना होगा कि जैसे आपने कहा जो हमारा भी भारतीय वहाँ पर व्यापारी जाता है, जो आप देखते हैं हमारे जितने त्योहार हैं वो सब चीनी वस्तुओं से मनाए जाने लग गए हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, सब चीन से बहुत सारा सामान आता है। हमारा व्यापारी वहां जाता है कि हमें इतने सस्ते वाला माल चाहिए, तो वहां वो मना नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, आपके बजट के अनुरूप वो उस प्रोडक्ट को, उस माल को तैयार कर देते हैं। तो हमारे यहाँ छवि क्या बन गई, जबकि आप अगर अमेरिका जाएंगे, आप लंदन जाएंगे, जब आप वहां चीनी सामान खरीदेंगे तो चीनी सामान उतना घटिया नहीं होगा जितना कि घटिया भारत में मिलता है। तो कारण क्या है, तो हमें अपने भारतीयों को भी उस सोच को ठीक करना होगा कि हम लोग स्वयं भी पैसे के चक्कर में उसकी क्वालिटी से बहुत समझौता करते हैं। दूसरी बात जो आपने व्यापारी घाटे, हमारे जैसे हम चीन तो हमारे यहाँ घुसा हुआ है, लेकिन क्या हम उनके यहाँ जाकर क्या बेच सकते हैं, क्योंकि चीन जो है हार्डवेयर में बहुत आगे है, सॉफ्टवेयर में आगे नहीं है। तो हमारी जितनी कंपनियां हैं वो अच्छा, दूसरा देखिए वहां पर किसी भी प्रकार की भाषाई संकट नहीं है। जो संकट है उनका जरूर है कि उन्होंने क्या ढाल लिया है। आप बीजिंग मार्केट में जाइए, आप शंघाई में जाइए, आपको आश्चर्य होगा कि वहां की लड़कियों ने, चीनी लड़कियों ने व्यापार के लिए अपने नाम, जैसे मैं गया बीजिंग मार्केट गांव में, तो उन्होंने नाम सीता, गीता जी जो नाम भारत में प्रचलित हैं, उन लड़कियों ने अपने वो नाम रख लिए हैं। और उन्होंने एक इतनी हिंदी सीख ली है आपसे बात करने के लिए उन चीनी लड़कियों ने, कि वो आपसे व्यापार कर सकती हैं। तो कारण क्या है कि शायद हमारे यहाँ ऐसी कोई महिला नहीं होगी व्यापार बाजार में, अगर हम सामान्य बाजार में जाएं, कोई चीनी व्यक्ति हमारे यहाँ सामान खरीदने आए तो हमारी कोई महिला या हमारा कोई व्यक्ति बाजार में चीनी बोलकर सामान बेच सके। तो उनकी सोच जो है, या जो उनकी एक व्यापार के लिए जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो उनके प्रयास हैं, मुझे लगता है भारत के व्यापारियों को भी वो अपनाने होंगे, क्योंकि इसीलिए शायद हमसे आगे हैं। अगर आप जैसे भारतीय खाने को ले, एक बड़ी काल्पनिक बात है कि जब भारतीय कोई चीन जाता है, जापान जाता है, तो उसको वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता। आज देखिए आप चीन, आप चाहे बीजिंग में चले जाएं, चाहे शंघाई चले जाएं,
आपको हर जगह पर हर देश के हिसाब से उन्होंने खाने की बहुत सारे रेस्टोरेंट को की अनुमति दे रखी है, भारतीय खाना मिलता है, वेजिटेरियन खाना मिलता है। जबकि अब आप देखिए कि जैसे चीनी खाना है, भारत में भी चीनी खाना स्ट्रीट फूड बन चुका है। क्या किसी देश में हमारे भारतीय खाना स्ट्रीट फूड बन सका है? तो चीन की कामयाबी है कि जो उनका खाना है वो बहुत सारे देशों में, जैसे चाइनीज फूड हमारे स्ट्रीट फूड बन चुका है। तो वो भी आप सोचिए कि किस प्रकार हम चाइना का ही प्रचार कर रहे हैं अपने ही देश में। तो मेरा कहने का ये है कि अपने को साथ साथ हम व्यापार तभी कर पाएंगे जब हम अपनी उन प्रकार की सोच बदल पाएंगे। एक मैं छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। मैं एक वहां पे फर्नीचर की फैक्ट्री में गया, तो एक मित्र थे जिनके साथ वो कुछ कुर्सियां खरीदनी थी। तो मुझे बताने लगे कि वहां पर 500 कम से कुर्सी का ऑर्डर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मशीनें लगी हैं वो मशीनें 100-200 के संख्या में तो बना ही नहीं पाएंगी। तो वहां पर जो होटलियर्स हैं, जितने विश्व में दुनिया में होटल हैं बड़े बड़े, लगभग सबका माल सामान जो है चाइना से जाता है। वहां पर ऐसे ऐसे शोरूम हैं कि जो दुनिया के बड़े बड़े होटल हैं उन्होंने उनके डिजाइन किए हुए कमरे वहां पर प्रदर्शित कर रखे हैं कि विश्व के फला होटल 5 स्टार का कमरा इस प्रकार बना है, भारत के बड़ा 5 स्टार का कमरा इस प्रकार है। उसको डिजाइन करके उन्होंने प्रदर्शित कर रखा है। क्या हमारे भारत में भी संभव नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन हमारी सोच अभी तक व्यापार के मामले में वहां तक नहीं पहुंची है। राकेश जी, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केटिंग के तरीके भारत को सीखने होंगे। हमारे प्रधानमंत्री के जाने से ये घाटा नहीं पूरा होगा। हमारे जो हमारी भारतीयों की व्यापारिक सोच है, जब हम उसको काउंटर नहीं करेंगे, चाइना को अगर हमें मात देनी है तो हमें चीनी लोगों की तरह ही उनकी जो व्यापारिक स्ट्रेटजी है, चाहे वो लागत के मामले में हो, चाहे उनकी एक मार्केटिंग के मामले में हो, वो हमें अपनानी होगी। शायद तभी ये केवल प्रधानमंत्री के दौरों से, यही समझौतों से केवल संभव नहीं हो पाएगा। पुष्परंजन जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इन बातों से? बहुत हद तक। मैं बताऊं क्या है, उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप पूरे नोएडा, गाजियाबाद या जहाँ जहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही हैं या ज़मीनें सरकारों ने आवंटित की है, मोदी जी की सरकार से और पहले की सरकारों की भी बात कर रहा हूँ, वो फैक्ट्रियाँ रजिस्टर्ड हैं, सारा सामान उनका मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में भी है, लेकिन वो बनता कहाँ है? चीन में बनता है। तो सरकार ने अपने स्तर पर कभी भी पाबंदी नहीं लगाई कि आप कम से कम, चीन कर क्या रहा है? मोदी जी मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं, चीन कर रहा है मेड फॉर इंडिया का काम कर रहा है। जो भी माल बना रहा है, आपको जो कुछ आप उस पर पाबंदी आपने कभी लगाई नहीं कि जब आपने फैक्ट्री को यहाँ रजिस्टर्ड किया है, लेबर आपके पेरोल पर यहाँ पर हैं, टैक्स आप यहाँ दे रहे हैं, तो माल आपका चीन से क्यों आ रहा है? आप उसे बाध्य कीजिए यहाँ बनाए, यहाँ के लेबर का इस्तेमाल करे। यहाँ कई ऐसी कंपनियां, आप गणेश जी की मूर्ति से लेके ठीक कर रहे राकेश जी, कि जो कुछ भी वहाँ पर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर या सब चीज़ डेवलप किया इंडस्ट्री के हिसाब से, आप यहाँ यानी कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। मोदी जी की सभाओं में जिस तरह के लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, सब भरे हुए पेट वाले मिडिल क्लास लोग हैं। आप वाशिंगटन से लेके न्यूयॉर्क से लेके यहाँ तक देख लिए, जहाँ जहाँ वही लोग आ रहे हैं जो उनको, ठीक है वो गए हुए हैं, देश के लिए बड़ा काम वहाँ हो रहा है, लेकिन देश की हालात को, देश में गाँवों की गरीबी को, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बदला जाए, इस पर गंभीर मंथन करने वाले वो लोग नहीं है, मुझे लगता है। हालात बदलते आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं? अगर नहीं, ये जो मोदी के नारे से हालात नहीं बदलेंगे। ये जो निवेश हुआ है, ये समझौता हुआ है 22 अरब डॉलर, तकरीबन 20-22 ये 42 अरब डॉलर के आसपास हो गया है। जब चीन की कंपनियां आएंगी, दोनों, भारत और चीन दोनों कंपनियों के बीच में समझौता हुआ है। जाहिर सी बात है कि यहीं की लेबर होगी, सब कुछ यहाँ का होगा, प्रोडक्ट भी यहीं बनेंगे, तो बदल रहे हैं क्या हालात? देख रहे हैं इस तस्वीर में विपनेश जी, इसमें बड़ा छलावा है। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। वाशिंगटन में एक रिसर्च करने वाली संस्था है, सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज करके, है ना, उसने एक आंकड़ा दिया था, अफ्रीका का उन्होंने स्टडी कराया था। अफ्रीका में बहुत सारा स्टडी हुआ है, चीन क्या कर रहा है अफ्रीका में, उसका उदाहरण आपको दे रहा हूँ। 2011-12 में अफ्रीका में चीन की 1673 परियोजनाएं काम कर रही थी वहाँ पर। उस पर चीन ने 75 अरब डॉलर खर्च किए थे उन परियोजनाओं पर। और ठीक 2012 में जब एक रिजल्ट आता है, उसका शोध किया गया, तो पता चला कि उसका चीन का ट्रेड वॉल्यूम सिर्फ अफ्रीका में 200 अरब डॉलर हो गया था। 75 अरब डॉलर आपने लगाया एक साल के भीतर आपको, चूंकि चीन वहां पर पूरे अफ्रीका में चीन के खिलाफ इतना ज्यादा आक्रोश हुआ, वहां पर इंडस्ट्री में करप्शन हो गया भयानक रूप से, जितनी माइनिंग इंडस्ट्री थी, तेल की इंडस्ट्री थी, और हुआ क्या कि चीनी वहां पर बस गए जाके,
सब सहारा अफ्रीका में आज की तारीख में 10 लाख चीनी है वहां पर। उसी तरह से जो अफ्रीका का जो दूसरा इलाका ईस्टर्न अफ्रीका है या सदर्न वाला जो इलाका है, वहां पर भी तमाम चीनी कम से कम कहीं कहीं किसी किसी पॉकेट में 5 लाख चीनी है, 3 लाख चीनी है, 2 लाख चीनी है। उनका नाम रख दिया गया येलो मास्टर्स। स्थानीय लोगों ने उनका नाम रखा है येलो मास्टर्स हमारे हैं। उन्होंने लेबर कॉस्ट वहाँ बहुत कम कर दी। जिस तरह से वहाँ चूसते हैं चीन में, उसी तरह का काम अफ्रीका में भी उन्होंने किया। तो जो वहाँ गरीब था, जो गरीब मजदूर थे, उनका उत्थान नहीं हुआ, वो और भी गरीब रहे वहाँ पर। प्लस चीनी जो वहाँ पर बस गए, उन्होंने कभी अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं किया। तो आप क्या सोचती हैं? क्या मोदी राज में ये कब सब संभव है कि चीन अपनी चाल यहाँ पर भी चलेगा? चल सकता है। जब अफ्रीका को चूना लगा सकता है, वहां पर अमेरिका और जो वहां के मार्केट में घुसे हुए थे अमेरिकन, फ्रेंच, यूरोपियंस घुसे हुए थे, सबको पीछे कर दिया चीन ने। तो भारत को से खेलने में क्या? भारत की अगर नेतृत्व क्षमता कमजोर है, उस चीन को गहराई से समझने की क्षमता नहीं है, तो भारत को भी चीन चूना लगा सकता है। ये आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? अभी भी मोबाइल इंडस्ट्री पे ही आप एक एग्जांपल दे रहा हूं। भारत में जितने मोबाइल इंडस्ट्री में चीन घुसा हुआ है जिस तरह से, क्या इंडिया उसे तोड़ पाएगा? आप अपने ही देश में नहीं तोड़ पाएंगे चीनी मोबाइल कंपनियों को। जिस तेजी से चीनी मोबाइल, अभी पिछले महीने ही 2 लाख चीनी मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल बिके हैं यहाँ। पुष्पन जी, कल हम चर्चा कर रहे थे इसी विषय पर, तो एक पॉइंट निकल कर आया कि दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि चाइना का जो माल है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्वालिटी नहीं है लेकिन, और जो भारत के प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तो जाहिर सी बात है कि भारत ना चाहते वहां पर कीमत को कम नहीं कर सकता। हमें चाइना के प्रोडक्ट ना 10 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन जो भारत के प्रोडक्ट है हम इतने सस्ते दामों में नहीं बेच सकते, क्योंकि उसमें लागत ज्यादा लगी हुई है। क्योंकि चीन के माल की कोई गारंटी नहीं है आज की डेट में। शायद इसीलिए क्या कि अट्रैक्शन की ओर दुनिया भाग रही है, इसलिए चीन फायदा उठा रहा है। देखिए राकेश जी जो बात कर रहे थे उससे मैं क्यों इत्तेफाक रख रहा था। यूरोप में मैं 7 साल था, वही चीनी माल बन के यूरोप में जाता था। जो हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते थे, अगर 2 साल की गारंटी है तो 2 साल से ज़्यादा चलने वाली चीज़ें होती थी चीनी माल ही। ये फ़र्क है वहाँ पर, वो क्वालिटी चीनी बना के। तो सवाल है यहाँ व्यापारी का जो माइंडसेट है ना, उसे बदलना पड़ेगा। आप चीन के मुकाबले खड़े हो सकते हैं, आप बिल्कुल, आपकी इच्छा, आपको कमाने का जो मार्जिन है ना, ये यहाँ पर क्या है कि 1-2 का 4 वाला मार्जिन है। आप उस माइंडसेट को बदलिए। सरकार को बहुत सारी चीज़ों को प्रोत्साहित करना होगा, व्यापारियों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि आप जो माल बनाते हैं उसमें मुनाफे का शेयर आप कम रखिए। आपके लिए इतना बड़ा मार्केट है, पूरा दक्षिण एशिया आपके लिए मार्केट है, आप उससे लैंड रूट से घुस सकते हैं। आप क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं? आप अपने लेबर लॉ को थोड़ा ठीक कीजिए। इतने ज़्यादा कागज भरने पड़ते हैं एक फैक्ट्री मालिक को कि वो परेशान होकर सोचता है कि चलो इससे अच्छा चीन से ही माल खरीद लो। तो आप उन कठिनाइयों को दूर कीजिए। यहाँ पर जिस तरह से इंटरनेट एक बहुत बड़ा मार्केटिंग का हिस्सा बन गया है, उसमें चीन घुस गया है, आप उसे कैसे तोड़ सकते हैं? आपकी रणनीति अगर सही नहीं होगी तो आप फंस जाएंगे, और चीन उसी ट्रैप में आपको फंसा रहा है बुरी तरह से। मैं आपकी बात थोड़ा जोड़ूं। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। उससे पहले मैं चाहूंगी कि मैं जगदीश नेगी जी से, क्या जगदीश जी आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, जो भारत के व्यापारी हैं उनको अपनी जो व्यापार करने की नीति है उसमें बदलाव लाना होगा? कुछ चीन जिस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वहां से कुछ गुण वहां से सीखने की आवश्यकता है कि हम इसमें पिछड़ रहे हैं, क्योंकि जो व्यापारिक घाटा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, व्यापारियों में भी सुधार होना चाहिए और साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी कहीं कहीं चेंज होना चाहिए। हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी कि पहले भी होता था कि ये जो वस्तुएं हिंदुस्तान में पैदा की जा सकती है, बन सकती है, उनके आप पाबंदी लगाएं कि वो बाहर से इंपोर्ट नहीं होंगी। जो चीज यहाँ इजीली बनाई जा सकती है, क्वालिटी कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैंने कहा सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या है, टैक्सेशन की है। टैक्सेशन क्या है, मान एक साइकिल बन रही है, जहाँ स्पोक बन रहा है वहां आप टैक्स लगा रहे हैं, जहाँ रिम बन रहा है उस पर टैक्स लगा रहे हैं, बाद में साइकिल असेंबल हो रही है वहां पे आप टैक्स लगा रहे हैं। तो मल्टी टैक्सेशन सिस्टम जो है उसकी वजह से हिंदुस्तान की कॉस्ट बढ़ती है। दूसरा, जो पॉकेट काटे जाए, जैसे कि अभी जो है पुष्पन जी ने कहा कि हमारे यहाँ जो लेबर लॉ ऐसे हैं कि जो इंस्पेक्टर राज ऐसा चलता है कि आप उसको काट, उसके पास आपके है ही नहीं कहीं पर। तो उन तमाम चीजों को सुधार अगर आप करें, वो सुविधाएं यहाँ के जो है इंडस्ट्रीज को दें, और टैक्सेशन को सुधारें। ज्यादा टैक्स लगा के ज्यादा टैक्स नहीं मिलता, वहां पर चोरी होती है। फिर जहां पर आपने देखा कि आप किसी भी बड़े ब्रांड की डुप्लीकेसी ज्यादा होती है, क्यों होती है कि उसमें ज्यादा प्रॉफिट का मार्जिन होता है। तो जब टैक्सेशन ज्यादा होगा तो वो माल जो है 2 नंबर में जल्दी जो है निकाला जाएगा। उसमें जो हमारे कारिंदे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनके भी शेयर अच्छा होता है,
क्योंकि अब इतना भाई 2 ट्रक माल निकल गया, मैं तो अपने आप सामने देखा है कि ट्रक के ट्रक माल निकल जाते हैं। वहां एक्साइज वाला बैठा हुआ है, एक ट्रक पार हो गया, वो बाहर निकल गया, कोंडली से बाहर निकल गया, वो मोटरसाइकिल में आया, फिर दूसरे ट्रक में वही पर्चा जा रहा है, फिर वो निकाल के आ गया, तीसरे ट्रक में वो हैंड ओवर हो जाता है। कहाँ साहब, एक ट्रक माल बाहर निकल गया, उसकी भी जेब भर गई, फैक्ट्री वाले की भी जेब भर गई, हिंदुस्तान की जेब कट गई। तो हमने कहीं नहीं कि सिस्टम को नहीं सुधारा। हम अंतरात्मा से यहाँ के व्यापारी, यहाँ के नेता, उनमें अंदर एक राष्ट्रीय भावना पैदा हम कर ही नहीं पाए। सबसे बड़ी जो दिक्कत हिंदुस्तान में है, हम राष्ट्र को प्यार नहीं करते, हम अपने आप से सीमित हो गए। हम ये चाहते हैं हमारी जेब कैसे भरे, हम कैसे अपने आप को जो है इस पॉकेट को जो है डबल करें। हम इस देश के बारे में नहीं सोच पाते हैं कि देश कैसे मजबूत होगा, देश की इज्जत कैसे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री तो इसे और सोच रहे हैं, उनकी तो हर बात में यही बात झलकती है कि वो देश के बारे में सोच रहे हैं और नागरिक के बारे में सोच रहे हैं, देश को कैसे मजबूत करना है उसकी प्लानिंग वो कर रहे हैं। प्लानिंग धरातल पर उतरेगी तो 2 साल के बाद पता लग जाएगा। हम भी चाह रहे हैं कि मजबूती की, लेकिन इस देश में सबसे बड़ी चीज है जुमले डाल के कुछ नहीं होगा। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं इस बात को। मैं उनके जितने भी स्टेप उठाए में बड़े अच्छे लगे, स्वच्छता की बात है बहुत अच्छे लगे, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं कि अभी मेरे पीछे मेरा बेटा बैठा हुआ था गाड़ी में, मेरे आगे गाड़ी वाले ने क्या करा, उन्होंने दरवाजा खोला, एक पॉलीथीन में कबाड़ था, चुपके से रेड लाइट पे बाहर निकाल दिया। तो ये कमी किसकी है? वही तो कैसे सुधारोगे? ये कमी ये संस्कार कहां से आएंगे? वो नीचे ग्रास रूट पे लाने पड़ेंगे। खाली एक बार कह के नहीं होगा ना, उसको हमें इस पर तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? अपने स्तर पर कोशिश करनी होगी, उस पर सबका इम्प्लीमेंटेशन होगा, नीचे से होना चाहिए। और वो जब तक इस देश के अंदर सबसे बड़ी राष्ट्रीयता पैदा कीजिए, हम हिंदुस्तानी हैं, वी मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट वी आर इंडियन। और जब तक ये पैदा नहीं होता ना, खाली आप, क्योंकि अब हिंदुस्तान में आपको एक बहुत मजबूत सरकार दे दी, आप बीजेपी के गुणगान क्यों कर रहे हैं? आप अब राष्ट्र की बात करिए ना, भूल जाइए बीजेपी को 5 साल के लिए। 5 साल के बाद फिर मौका मिलेगा आपको स्टेज पे जाने के, अपनी बात कहने के, अपने किए हुए कार्यों को इस टाइम पूरे राष्ट्र को एक साथ ले जाने की बात कीजिए। चाहे अपोजिशन है चाहे पोजिशन है, सबको मिलकर उस दिशा में काम करने की बात करेंगे। वहां पर हमें लगेगा कि हाँ, ये देश एक मजबूत स्थिति, हमारा ये राष्ट्रीयता पैदा हो रही है देश के अंदर। हम इस देश को कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, हम इस देश की जड़ें कमजोर नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर आपका सिपाही बिक जाता है बॉर्डर पे। क्यों बिक रहा हो? कहीं का सोचना होगा ना। यहाँ का पुलिस वाला जो है रिश्वत ले रहा है, उसका सोचना होगा। पुलिस वाले की 24 घंटे की नौकरी होती है, या उसकी तनख्वाह होती है, क्या वो पूरी है? कभी किसी ने एनालाइज किया उसको? किन हालात में जीता है? उसका तीज त्योहार कुछ नहीं होता, उसका होली दिवाली नहीं होती, वो बंधा हुआ नौकरी से। लेकिन हमने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। उसने क्या करा, एक नाजायज रास्ता तैयार कर लिया, और जो तैयार कर दिया अब उसको आसान लग रहा, वो उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो गया। एक ट्रक यहां से चलता है बॉम्बे के लिए, अगर आपको भारत के सरकार को अगर उसमें जो 2000 का टैक्स मिलता है, तो जो रास्ते में जो चेक बेरर लगे हैं, उसको जो ड्राइवर के मालिक यहां से 5000 रुपए देता है। मैं किस लिए देता हूं भाई? अजय हर बैरियर को हाथ बढ़ाते हैं, उनके 100 का नोट पकड़ाना पड़ता है। अब देखिए इसको कहां रोकेंगे, इसको इजी कहां? तो ये राष्ट्रीयता की कमी है, हम नहीं देख पा रहे इस बात को, हम कर क्या रहे हैं। और वो सबसे बड़ी चीज है कि नैतिकता, हमें दल से ऊपर उठ के प्रधानमंत्री को इस टाइम सोचना होगा। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें गरिमा बढ़ानी होगी और वो डिसीजन लेने होंगे मजबूती के साथ। मैं कहता ना होते 22 करोड़ अरब डॉलर के आपके समझौते, लेकिन आप अपनी इस बात पर अड़े रहते हैं कि बार बार शुमार पर क्यों हमला होता है, शुमार को क्यों कब्जा करके आगे बढ़ जाते हैं, क्यों ये सवाल तो फिर लौट कर वहीं खड़ा हो जाता है कि ये कुछ ऐसे विवाद है जिनका इतनी जल्दी समाधान नहीं होगा, लेकिन इस बीच हमें व्यापार के रास्ते भी निकालने हैं। मुझे एक पॉइंट बता दीजिए कि भारत के पक्ष में ये हुआ, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो खाली 22 अरब डॉलर आपके हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट होगा। वही बात वो पुष्पेंद्र जी ने कहा कि 22 अरब के बाद वो कितना कमा के ले जाएंगे, उसमें वहां पर उन जो टेक्नोलॉजी लाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यहाँ से नोएडा से सारी फैक्ट्रियां यहाँ से शिफ्ट हुई है देहरादून। क्यों हुई है? तो वहां पर टैक्स हेवन हो गया, क्यों सब टैक्स एग्जम्पशन थे। अब हुआ क्या कि वहां पर कंडीशन रहती है कि वहां पे लोकल लेबर आप रखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस टाइप का टेक्निकल आदमी यहाँ पे हम नहीं मिल रहे, वो सब यहाँ से लेके उठा करके वहां का सिर्फ चपरासी मिला होगा या छोटे लोअर लेवल पर कारीगर वहां पे मिलेगा, वही यहां होगा। अगर वो रेल लाइन बनाएंगे, वो यहां जो प्रोजेक्ट लगाएंगे, बहुत गरीब तबके का जो निचला स्तर होगा वो होगा हमारा। और जहां मोटी पूंजी जहां लगनी है, जो मोटी मोटी तनख्वाह लेनी है, वो आदमी उनका होगा। और वो पूरे का पूरे इसी कंडीशन में लाएंगे। इस टाइप के टेक्नोलॉजी का आदमी आपके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम चाइना से ला रहे हैं, और सारा चाइना से यहाँ अपने आदमियों को यहाँ बैठाएंगे। वो पैसा भी उन्हीं के घर में वापस चला जाएगा। राकेश जी, क्या कहना है आपका? देखिए, चाइना को जो आपने कहा, थोड़ा सा और विस्तार से देखिए पड़ोसी देशों में क्या कर रहा है। जैसे नेपाल है, आपके पास श्रीलंका है। एक बार श्रीलंका में मैंने देखा कि एक जैसे अपना विज्ञान भवन है, लगभग इससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा सभागार उसने चीन ने श्रीलंका को बना के श्रीलंका सरकार गिफ्ट कर दिया।
तो आप एक चीज़ और देखते होंगे, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, सिंगापुर हो, जितने भी इस प्रकार के हमारे पड़ोस में देश हैं, सब जगह चाइना टाउन मिलेगा आपको एक। चाइना टाउन क्या है? चाइना टाउन में ये है कि जितने भी चीनी सामान है चाइना का, वो लगभग आपको एक जगह, केंद्रीय जगह पे मिलता है वो आपको। आप तो एक तो चाइना ने चाइना टाउन के नाम पे बहुत सारे जगह जगह पर उनकी संस्कृति, उनका सारा माल बेचने का एक जगह तैयार हो गई। अब दूसरा देखिए बात, जो आप टैक्सेशन की बात करें, भारत में माल करें, जैसे हम नोएडा में बैठे हैं, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में बहुत, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पर हैं। जो बिल्डर्स सामान लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? सामान लाते हैं चीन से। चीन से सामान कैसे आता है? जो आप, मैं उदाहरण के मान लीजिए 100 रुपये या 1000 रुपये की वैल्यू, जो आपके सरकारी आंकड़ों में जो रुपया दिख रहा है, मान लीजिए वो रुपया 100 है, आपके की गिनती में 100 रुपये आ रहा है कि हमने 100 रुपये का माल वहाँ से यहाँ आयात किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वास्तविकता 100 रुपये के माल नहीं है, ये वास्तविक रूप से वहाँ से 400 रुपये का माल है। ये टैक्स बचाने के लिए उसकी वैल्यू 100 रुपये दिखाई गई है। जो कंटेनर भरा जाता है गुआंगझो में या शंघाई में, जो चीन में, चूंकि भारत में टैक्स की चोरी करनी है, इसलिए उसका माल, जो आयात का माल, जो वैल्यू है, वो वहां पर जो दलाल एजेंट बैठा है, वो उसकी वैल्यू अगर 400 रुपये का सामान है तो यहाँ पर भारत में वो 100 रुपये दर्शाएगा। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि जो आंकड़े आप दिखा रही हैं 37 करोड़, कितने करोड़ रुपए अरब का हमारा बीच का डिफरेंस है, वास्तविक रूप से ये उससे 4 गुना का डिफरेंस है ये। क्योंकि जो उसकी सरकारी वैल्यू दिखाई गई है, जो कीमत दिखाई गई है, वो उसके 1/4 दिखाई गई है टैक्स बचाने के लिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोग किस प्रकार चाइना की चीजों को एनकाउंटर करेंगे, कैसे उनसे लड़ेंगे और कैसे हम अपने पड़ोसी देशों में अपनी भारत सरकार का, भारतीयता का विस्तार करेंगे। चीन हमारे बहुत जड़ों तक घुसा हुआ है, उसको अब वो हमें कहीं ना कहीं बहुत हानि पहुंचा रहा है हमारी आर्थिक व्यवस्था को। ठीक है पुष्प रंजन जी, सवाल अब ये है कि ये जो चीन दौरा था, क्या इसने दोस्ती की नई इबारत लिखी है? क्या व्यापारिक रिश्तों की नई इबारत लिख पाई है या नहीं? नहीं, इसमें सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा होगा, कॉर्पोरेट से ही डायलॉग हुआ एक तरह से। लेकिन आप डिप्लोमेसी की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें भारत को बहुत ज़्यादा कोई फायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। चीन ने सुरक्षा परिषद का जो एक्सटेंशन होना है उसमें भारत को समर्थन करेगा नहीं करेगा, स्पष्ट रूप से वहाँ की लीडरशिप ने अभी कुछ बयान नहीं दिया है। इतना ही कहा है कि एक बड़ा रोल संयुक्त राष्ट्र में भारत प्ले कर सकता है, चीन के नेताओं का ये बयान है। और बड़ा रोल से क्या मतलब आपका? बड़ा रोल से तो ये मतलब नहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को आप समर्थन करने जा रहे हैं कि सदस्य बने भारत। एक दूसरा, शांघाई कॉरपोरेशन में आप भारत को कितना लेना चाहते हैं, जो बड़े लेवल पे जो काम होना चाहिए। या चाइना में, चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है उसमें भारत की सहभागिता आप कितना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो जिस तरह का रोल आप प्ले कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आप करने जा रहे हैं, क्या आपका सरोकार नहीं होना चाहिए कि भारत इससे मुश्किल में, भारत को तकलीफ हो रही है, आपको उतना ज़्यादा प्रमोट मत कीजिए। आप कल को आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा पीओके में हो जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप वहाँ। ठीक है, आखिरी कुछ सेकंड है मेरे पास। आखिरी कमेंट पुष्प रंजन जी आपसे कि क्या थोड़ा इंतजार करें, ये समझौते हुए हैं, ये जो करार हुआ है, इसको धरातल पर उतरने में थोड़ा वक्त लगेगा, इंतजार करना चाहिए थोड़ा? इंतजार तो देश कर ही रहा है, लेकिन एक और बात है, मोदी जी असल में इस इंतजार और बाकी चीजों के अलावा उनकी कूटनीति का एक और हिस्सा गौर कीजिएगा कि 2015 में वो 3 देशों की यात्रा कर रहे हैं। 2014 में 1-2 देश कर रहे थे, तो 3 देश की यात्रा शी भी कर रहे हैं और मोदी जी भी कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति करते थे। तो ये विश्व नेता बनने का एक गुरूर है कि हम विश्व नेता बन जाएंगे भाषण दे के, उसे यहाँ के सच पे लाना है। यहाँ क्या हो रहा है इस देश में, वो गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यहाँ पर बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि चीन यात्रा के दौरान जो समझौते हुए हैं, जो निवेश की बात हुई है, अब इंतजार करना ये होगा कि ये भारत में धरातल पर कब तक उतरते हैं और इससे फायदा लोगों को कितना मिलता है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।